आए ताजा अपडेट ने पूरे देश में एक नई उम्मीद का संचार कर दिया है। मानो सालों से लंबित पड़े मुद्दों पर अब मंथन होने वाला है और आखिरकार उन फैसलों पर मोहर लगने वाली है जिनका इंतजार पीढ़ियां करती आ रही हैं। जिन मांगों को लेकर करोड़ों लोगों की निगाहें टिकी थीं, वे अब केवल चर्चा का विषय नहीं रह गई हैं, बल्कि उन्हें लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो जानकारी सामने आई है वह किसी सोशल मीडिया की अफवाह या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है, बल्कि देश के केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय मीडिया के सामने साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी है। यह वह पल था जब एक पत्रकार ने वह सीधा सवाल पूछा जिसका जवाब पूरा देश सुनने को बेताब था। आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? क्या इसकी तारीख आगे पीछे हो सकती है? क्या सरकार अपने वादे से मुकर सकती है? मंत्री जी के जवाब ने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी। बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी घुमावदार भाषा के उन्होंने स्पष्ट किया कि 8वां वेतन आयोग समय पर ही लागू होगा और इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा। यानी ना तो तारीख बदली जा रही है, ना ही इसमें कोई देरी की योजना है और ना ही कर्मचारियों और पेंशनरों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता है। इतने लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता, तरह तरह की गलत खबरें और कयासबाजी पर इस एक बयान ने विराम लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अभी शुरू होती है। जैसे ही पत्रकार ने अगला सवाल रखा कि 8वें वेतन आयोग में अब तक कितनी प्रगति हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और कर्मचारी संगठनों व पेंशनरों की कौन कौन सी मुख्य मांगे सरकार के समक्ष पहुंच चुकी हैं, तब सामने आई वह लंबी सूची जिसने लाखों पेंशनरों और कर्मचारियों के दिल की धड़कनें तेज कर दी। मंत्री जी ने न केवल इन मांगों को स्वीकार किया, बल्कि यह भी कहा कि इनमें से अनेक मांगे पूरी तरह तर्कसंगत हैं और इन पर गठित समिति बेहद गंभीरता से कार्य कर रही है। दोस्तों, इन्हीं मांगों में छिपे हैं वे 5 बड़े संकेत जो भविष्य के वेतन और पेंशन ढांचे को पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेशन रिकवरी की। वर्तमान व्यवस्था में जब कोई पेंशनर कम्यूटेशन लेता है तो उसकी पेंशन से 15 वर्षों तक रिकवरी चलती रहती है। अनेक बुजुर्गों के लिए यह 15 वर्ष किसी आर्थिक बोझ से कम नहीं होते, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ खर्चे बढ़ते जाते हैं और पेंशन का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही काट लिया जाता है। 8वीं वेतन आयोग में इस रिकवरी अवधि को कम करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इस समय को घटाकर 11 या 12 वर्ष तक लाया जा सकता है। सोचिए, 3 से 4 वर्ष तक पेंशन पर से यह अतिरिक्त बोझ हट जाना कितने परिवारों के लिए सीधी राहत का कारण बनेगा। दूसरी मांग सीधे तौर पर दिल से जुड़ी हुई है। यह है पेंशन को टैक्स मुक्त करने की मांग। वर्षों से यह सवाल उठता रहा है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता तो फिर उसी देश की सेवा करने वाले एक सामान्य कर्मचारी को अपने बुजुर्गावस्था में पेंशन पर टैक्स क्यों देना पड़ता है। इस बार मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस विषय पर काफी संख्या में आवेदन और ज्ञापन सरकार तक पहुंचे हैं और समिति इस मामले पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने इतने खुले मंच पर इतने सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे यह आशा और दृढ़ हो गई है कि आने वाले समय में पेंशन को टैक्स मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तीसरा मुद्दा जो सीधे तौर पर बुजुर्ग पेंशनरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, वह है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी एफएमए। फिलहाल अधिकांश पेंशनरों को प्रतिमाह केवल लगभग 1000 रुपए के आसपास मेडिकल अलाउंस मिलता है। महंगाई के इस दौर में जहां दवाइयों की एक साधारण पट्टी भी 100 रुपए से शुरू होकर ऊपर जाती है, जहां टेस्ट के नाम पर हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं और निजी अस्पतालों की फीस पेंशन से कहीं अधिक होती है, वहां यह राशि एक प्रकार से केवल प्रतीकात्मक ही रह जाती है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसे बढ़ाकर 5000 या उससे अधिक करने की मांग कर रहे हैं। मंत्री जी ने न केवल इस मांग को तर्कसंगत माना, बल्कि यह भी कहा कि समिति इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। यदि एफएमए को वास्तव में 5000 या उससे अधिक तक बढ़ा दिया जाता है तो यह पेंशनरों के लिए केवल एक भत्ता नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक सहायता साबित होगा। चौथी बड़ी मांग है महंगाई भत्ते यानी डीए के गणना सूत्र में परिवर्तन की। 6वें वेतन आयोग के समय डीए 100% से ऊपर चला गया था, जबकि 7वें वेतन आयोग के दौरान डीए कभी भी 60% के आसपास से अधिक नहीं जा सका। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी, डीए उस अनुपात में पीछे रह गया। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि मौजूदा सूत्र वास्तविक महंगाई का सही प्रतिबिंब नहीं दर्शा पाता है। मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि समिति डीए के सूत्र की पूरी समीक्षा करेगी और यदि आवश्यकता हुई तो एक नया सूत्र लागू किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि आने वाले समय में डीए की गति तेज हो सकती है, जिससे वेतन और पेंशन दोनों पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। 5वीं महत्वपूर्ण मांग जो हर 6 महीने में होने वाले इंतजार को सीधे तौर पर लक्षित करती है, वो है डीए को 2 बार नहीं बल्कि 4 बार दिए जाने की मांग। वर्तमान व्यवस्था में जनवरी और जुलाई में डीए का पुनरीक्षण होता है, जबकि महंगाई तो महीने दर महीने और कई बार सप्ताह दर सप्ताह बढ़ती दिखाई देती है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दाल, सब्जी, दूध, बिजली, हर चीज की
कीमतें अचानक ऊपर चली जाती हैं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत के नाम पर आधा आधा साल इंतजार करना पड़ता है। यही कारण है कि संगठनों ने मांग रखी है कि डीए हर 3 महीने में एक बार बढ़ाया जाए, यानी वर्ष में 4 बार इसका पुनरीक्षण हो। इस पर भी मंत्री जी की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति इस पर विचार कर रही है। यदि यह प्रावधान लागू होता है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से जल्दी और अधिक प्रभावी राहत मिल सकेगी। इन 5 संकेतों को एक साथ रखकर देखा जाए तो स्पष्ट लगता है कि 8वां वेतन आयोग केवल एक औपचारिक संशोधन नहीं रहने वाला है, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। और दोस्तों, अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए शायद पूरे देश के करोड़ों परिवारों ने सांसें थाम रखी हैं। यह है 18 महीने का लंबित डीए अरियर। कोरोना काल के दौरान जो महंगाई भत्ते की किस्तें रोकी गई थी, वही 18 महीने अभी भी अरियर के रूप में लंबित हैं। अनेक पेंशनर जिनके लिए यह रकम एक बड़ा सहारा बन सकती थी, आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका हक आज भी कागजों पर बकाया दर्ज है। अब खबर यह है कि 1 दिसंबर 2025 को 18 महीने के डीए अरियर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होने जा रही है। यदि अदालत कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाती है तो लगभग 342 करोड़ तक का अरियर जारी किया जा सकता है। ऐसे में प्रत्येक कर्मचारी और पेंशनर के खाते में लाखों रुपए तक पहुंचने की संभावना बनती है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ वकील के तिवारी कर्मचारी संगठनों की ओर से यह मुकदमा लड़ रहे हैं और कर्मचारी समाज को पूरा विश्वास है कि न्यायालय उनके हक में खड़ा होगा, क्योंकि यह केवल रकम का नहीं बल्कि न्याय और सम्मान का प्रश्न है। अब बात करते हैं पेंशनरों के लिए एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मसले की, लाइफ सर्टिफिकेट की। पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है और इस तिथि को आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। जो पेंशनर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। यही कारण है कि मंत्रालय बार बार समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अपील कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी भी जारी की गई है। कोई भी पेंशनर अपना ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें। आजकल साइबर ठग स्वयं को बैंक अधिकारी, मंत्रालय का कर्मचारी या सरकारी एजेंसी का प्रतिनिधित्व बताकर फोन करते हैं और लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने या पेंशन सत्यापन के नाम पर ओटीपी मांग लेते हैं। जैसे ही बुजुर्ग लोग विश्वास करके ओटीपी बता देते हैं, कुछ ही पलों में उनका बैंक खाता खाली कर दिया जाता है। इसलिए स्पष्ट संदेश है कि किसी अज्ञात कॉल पर विश्वास ना करें, किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें और ओटीपी तो किसी भी हालत में किसी को ना दें। पेंशन की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है बुजुर्गों की मेहनत की कमाई की सुरक्षा। दोस्तों, जब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखा जाए, 8वें वेतन आयोग का स्पष्ट रोड मैप, कम्यूटेशन रिकवरी में राहत के संकेत, पेंशन को टैक्स मुक्त करने की संभावनाएं, मेडिकल अलाउंस में भारी वृद्धि की आशा, डीए के सूत्र की समीक्षा, डीए को वर्ष में 4 बार दिए जाने की मांग पर सकारात्मक रुख, 18 महीने के डीए अरियर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और लाइफ सर्टिफिकेट पर सख्त लेकिन आवश्यक दिशा निर्देश, तो पूरा परिदृश्य यही बताता है कि आने वाला समय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़े बदलाव का दौर लेकर आ रहा है। और यह भी पहली बार हो रहा है कि सरकार की तरफ से संबंधित मंत्री इतने खुले और सीधे साधे अंदाज में इन संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। पहले अक्सर यह देखा जाता था कि वेतन आयोगों के बीच कर्मचारियों की आवाज फाइलों में दबकर रह जाती थी, पेंशनरों की चिंताएं उतनी शक्ति से सामने नहीं आ पाती थीं और अनेक मांगे सिर्फ ज्ञापन और धरणों तक ही सीमित रह जाती थीं। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है। पेंशनर पहले से अधिक संगठित हैं, कर्मचारी संगठन सक्रिय हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा चर्चा में है, फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को कितना रखा जाएगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय समिति को ही करना है। लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि पिछले वेतन आयोगों की तुलना में इस बार फिटमेंट फैक्टर में अधिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का सीधा प्रभाव मूल वेतन पर पड़ता है। जैसे ही मूल वेतन ऊपर जाता है, वैसे ही पूरी पेंशन और सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो जाती है। दोस्तों, यही है आज के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय अपडेट। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल रियल सूचना टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन और कर्मचारियों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।